तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस को हम किससे मापते हैं? केल्विन ब्रिज से। ये 2019 के आरआरबी एग्जाम में पूछा गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और हमारा जो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। दोस्तों, असल दुनिया में रेजिस्टेंस का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। आप टीवी देख लीजिए, आप स्मार्टफोन देख लीजिए, आप कंप्यूटर देख लीजिए, और कहीं भी आप अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखते हैं तो आप उसमें रेजिस्टेंस या रजिस्टर का उपयोग जरूर पाएंगे। इसलिए रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर में मैं आपको विभिन्न इलेक्ट्रिकल एग्जाम जुड़े हुए कई क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा देख कर जाना। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध को यदि हम एक आसान भाषा में कहें तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किसी भी तत्व का एक ऐसा गुण है जो उस तत्व में करंट के बहाव का विरोध करता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो करंट के बहाव का विरोध उतना ज्यादा होगा। अब जब विरोध ज्यादा है तो करंट कम होगी, या सीधे भाषा में हम कहें तो जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा तो करंट उतनी कम होगी, और प्रतिरोध जितना कम होगा तो करंट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए इतना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रतिरोध को एक और तरीके से जाने तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। यानी कोई भी सर्किट है और उस सर्किट में हमें यदि करंट फ्लो को कंट्रोल करना है, यानी कि हमें करंट ज्यादा करना है या करंट कम करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये रेजिस्टेंस क्या करते हैं? ये जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हीटर में हम क्या करते हैं? जब हम हीटर में करंट देते हैं तो हीटर क्या करता है? हीटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें हीट प्रदान करता है। इस रेजिस्टेंस को हम ग्रीक अक्षर ओमेगा से शो करते हैं और कैपिटल अक्षर आर से डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। आप सब ओम्स लॉ तो बस जानते होंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? I = V अपॉन R। या किसी सर्किट में करंट बराबर क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। या इसे और आसान करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी सर्किट में हम 1 वोल्ट सप्लाई प्रदान कर रहे हैं और उसमें 1 एम्पियर करंट बह रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अब तक आप प्रतिरोध समझ गए होंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि ये प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी ऐसी कौन चीजें होती हैं जो किसी भी तत्व के रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं या घटाती हैं। चलिए जानते हैं। साधारणतः किसी भी तत्व का जो प्रतिरोध होता है इन निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है। ये कौन कौन से हैं? पहला विशिष्ट प्रतिरोध, दूसरा है उसकी लंबाई, तीसरा है उसकी मोटाई या चौड़ाई, चौथा है तापमान। इन चारों कारकों पर किसी भी तत्व का प्रतिरोध निर्भर करता है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कैसे प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं। इनमें से पहला है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी तत्व का उसका खुद का प्रतिरोध होता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मान लीजिए हमने 2 एलिमेंट लिया, एक लिया आयरन, एक लिया कॉपर। तो हम सब क्या जानते हैं कि जो लोहे का प्रतिरोध है वो तांबे के प्रतिरोध की अपेक्षा ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध है वो ज्यादा है और तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कम है। ठीक है, तो जिस भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उस पदार्थ की रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। चलिए अब देखते हैं तापमान के बारे में। किसी भी तत्व का प्रतिरोध उसके तापमान के ऊपर काफी निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई भी मेटेलिक चीज है, यानी कोई भी धात्विक चीज है, उसे हम गर्म करते हैं तो धात्विक चीज से गर्म होने के साथ साथ क्या होता है? उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, और कोई भी अधात्विक चीज है तो अधात्विक चीजों यानी नॉन मेटल जो चीजें होती हैं उनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। आप ये ध्यान रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला कारक है लंबाई। तो किसी भी तत्व का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के साथ साथ बढ़ता है। यानी हम लंबाई बढ़ाएंगे तो उस तत्व का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे तो उस तत्व का प्रतिरोध घट जाएगा। अब हमारा अगला और अंतिम जो कारक है वो कौन सा है? मोटाई या चौड़ाई। इससे हम एक फिगर समझते हैं। एक तार मोटी है, एक तार पतली है, तो इसमें पतले का प्रतिरोध ज्यादा होगा। या ऐसा कहते हैं कि कोई भी मेटल हो यदि हम उसे चौड़ा कर रहे हैं या मोटा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, यानी मोटाई या चौड़ाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है और चौड़ाई घटाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रतिरोध का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखते हैं कि दोनों कैसे कार्य करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन जानते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पॉइंट देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी पढ़ाऊंगा सीरीज कनेक्शन और इसके बाद पढ़ाऊंगा पैरेलल कनेक्शन।
आप दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जब भी किसी सर्किट में करंट के बहाव का केवल एक ही मार्ग हो तो हम क्या कहते हैं कि वो सीरीज कनेक्शन है। देखिए जैसे इस सर्किट में हमने ये बैटरी लगाई है और करंट कैसे बहेगी, यहां से बहते हुए यहां जाएगी। मान लीजिए प्लस या माइनस है तो करंट यहां से बहते हुए द्वारा लौट के यहां जाएगी। तो इसमें करंट के बहाव का मार्ग केवल क्या है, केवल एक ही है। करंट इस सर्किट से बहते हुए और यहां से बहते हुए तुरंत दोबारा लौट के बैटरी में आ जाएगी। तो करंट के बहाव का मार्ग केवल एक है, तो हम क्या कहेंगे कि कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन के बारे में और ज्यादा जानते हैं। अब मान लीजिए कि तीन रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3 तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं। अब अगर हमें इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए इस सर्किट में तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3। जो करंट है, जो टोटल करंट है, क्योंकि इसमें करंट का एक ही मार्ग होता है, तो जो करंट बहेगी वो तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट बहेगी। ठीक है, तो करंट I है और जो वोल्टेज जो इन तीनों में मिल रहा है, जो कि अलग अलग वोल्टेज है, वो V1, V2 और V3 है। ठीक है, इतना हम जान गए। अब हम जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम सभी ने ओम्स लॉ बस पढ़ा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, I = V/R, या ऐसा कहें I/R = V। अब ठीक है, अब इस सर्किट में तीनों रेजिस्टेंस को अलग अलग वोल्टेज मिलता है। जो टोटल वोल्टेज होगा वो तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो होगा, लेकिन उस बैटरी के वोल्टेज का भी ये तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग हिस्सा यूज करते हैं। ठीक है, तो V बराबर क्या हो गया, ये टोटल V बराबर क्या हो गया, V1 + V2 और प्लस V3। ठीक है, V बराबर V1 + V2 + V3। अब हम V को क्या ले सकते हैं, V बराबर क्या होता है, IR, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो हम ऐसा लिख दें कि V बराबर IR1 + IR2 + IR3, क्योंकि I सब में कॉमन होता है, इसलिए R1 + R2 + R3। ठीक है, अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, I बराबर I × R1 + R2 + R3। इसे और आगे लिखें तो हम क्या करेंगे, V/I बराबर R1 + R2 + R3। यहां ये I था, यहां चला गया और उसके नीचे डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब V/I क्या कहते हैं, तो जब V बराबर IR होता है तो V/I बराबर क्या होता है, R। तो इस V/I को हम R ले सकते हैं, तो R बराबर क्या होगा, R1 + R2 + R3। ये हमारी इक्वेशन निकल आई। यानी किसी भी सर्किट में यदि तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो जो उस सर्किट का जो कुल प्रतिरोध होगा वो उन तीनों का जोड़ा होगा। यानी इन तीनों को जोड़ देंगे तो हम क्या पाएंगे, रेजिस्टेंस, उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। यदि दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो दो को जोड़ दीजिए, 5 जुड़े हैं तो 5 जोड़ दीजिए। सीधे से कहने का मतलब यह हो गया कि जो कुल रेजिस्टेंस होगा वो सभी प्रतिरोध का योग होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन या समानांतर कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले समानांतर कनेक्शन के बारे में। तो समानांतर कनेक्शन ऐसे कनेक्शन होते हैं जिनमें करंट के प्रवाह का मार्ग अलग अलग होते हैं। जैसे नहीं, ये तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3। तो इन तीनों रेजिस्टेंस जो सर्किट है, इन तीनों करंट अलग अलग होगी और जो कुल करंट होगी वो अलग होगी। पर इन तीनों सर्किट को मिलने वाला वोल्टेज हमेशा सेम होगा। यानी मान लीजिए हमने यहाँ 100 वोल्ट लिया था, तो इन तीनों सर्किट को जो वोल्टेज मिलेगा वो इस रेजिस्टेंस को 100 वोल्ट मिलेगा, इस रेजिस्टेंस को 100 वोल्ट मिलेगा, इसे भी 100 वोल्ट मिलेगा, लेकिन करंट तीनों की अलग अलग होगी और कुल करंट अलग होगी। अब यदि कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, यानी पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हैं, तो इन तीनों रेजिस्टेंस का, यानी तीन रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनका हम प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो चलिए जानते हैं। पहले हम कुछ चीजों को देख लेते हैं। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, और तीनों सर्किट की अलग अलग करंट है, I1, I2 और I3। ये जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज जो कि 100 वोल्ट है, और ये वोल्टेज यहाँ तीनों रेजिस्टेंस को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं। हमने भी जाना कि जो पैरेलल कनेक्शन में जो कुल करंट होती है वो करंट तीनों करंट का योग होती है। ठीक है, या हम ऐसा कहते हैं कि जो I बराबर होता है वो I1 + I2 + I3 होता है। अब हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो हम इस I को V/R ले सकते हैं।
तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब हम तीनों इक्वेशन से V बाहर निकाल लेते हैं। तो V/R बराबर क्या हुआ, ये हुआ V, हमने तीनों को V बाहर निकाल लिया। कोष्टक में 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, R1 R2 और R3। अब आगे इसे और सॉल्व करते हैं। तो V/R इंटू V बराबर हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये V यहां आके इंटू हो गया, ठीक है। तो ये भी इसी V कट गया। अब क्या बचा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इक्वेशन है। यदि हम किसी भी तीन रेजिस्टेंस को, यानी हम तीन, यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने तीन रेजिस्टेंस लिया है, तो इन तीन रेजिस्टेंस को यदि हमने पैरेलल में जोड़ा है तो इसका हम कुल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो 1/R बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, R टोटल, यानी 1/R टोटल बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई है जिसके माध्यम से हम पहले सर्किट में प्रतिरोध निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमको तीन प्रतिरोध लगे हैं, मान लो कोई 5 ओम का है, 10 ओम का है, 15 ओम का है, तो हम उसका कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो 1/RT यानी कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। यदि तीन प्रतिरोध लगे हैं 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के, तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और हम समांतर प्रतिरोध में निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो प्रतिरोध हैं और हमारे पास वही सेम इक्वेशन थी, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो RT बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको गारंटी सॉल्व करेगी। यदि दो रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में तो उनका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ऐसा करते हैं इक्वेशन में तो आपका समानांतर में प्रतिरोध निकल जाएगा। अब हम वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रतिरोध को मापने वाले तरीके क्या क्या हैं, या ऐसा कहते हैं कि प्रतिरोध को हम किन उपकरणों से मापते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है एग्जाम में आप मान लीजिए 101% ये क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखना। प्रतिरोध तीन प्रकार के होते हैं। पहला लो वैल्यू यानी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस, दूसरा होता है मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस और तीसरा होता है बहुत हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। इन तीनों को मापने के अलग अलग तरीके हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब लो वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होते हैं, 1 ओम से नीचे के सब रेजिस्टेंस लो वैल्यू रेजिस्टेंस कहलाते हैं। 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक के सब रेजिस्टेंस मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस कहलाते हैं। और 100 किलो ओम से लेकर जितने भी और रेजिस्टेंस होते हैं उन क्या कहते हैं कि सभी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है। इनको आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। अब इन तीनों वैल्यू के जो रेजिस्टेंस है इनको मापने के तरीके अलग अलग होते हैं और हम जानते हैं कि हम किन किन उपकरणों से ये तीनों वैल्यू के रेजिस्टेंस को मापते हैं। अब वीडियो के अंत में हम तीनों वैल्यू के रेजिस्टेंस को मापने के तरीके या उपकरणों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इससे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस को हम किससे मापते हैं, केल्विन ब्रिज से। ये 2019 के आरआरबी एग्जाम में पूछा गया था। और साथ में किससे मापते हैं, पोटेंशियोमीटर मेथड से, ठीक है। मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम एमीटर वोल्टमीटर मेथड से मापते हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज से मापते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को हम मैगर से मापते हैं या डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड से मापते हैं। दोस्तों इससे आप एकदम ध्यान से अपने किसी नोट से नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ाई हैं आपके समझ में आ गई होंगी। अब यदि आपको मेरे वीडियो में पढ़ाई जो भी चीजें समझ में आ गई हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगर आपको इस टॉपिक से लेकर कोई भी डाउट हो उससे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई डेफिनेट दूंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।